नमस्कार साथियों, सोडा क्लासेस सूरतगढ़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम लोग इकोलॉजी के लास्ट पार्ट यानी कि नाइट्रोजन साइकिल पर बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने नाइट्रोजन चक्कर के 4 स्टेप आपको बताए थे। आज चारों स्टेप को एक्सप्लेन करने का दिन है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक अच्छा कंटेंट भेज सकूँ। लाइक तो आप कर ही रहे हैं, आजकल कमेंट भी ठीक कर रहे हैं और डाउट पूछने की आदत डालिए, है ना। डाउट नहीं पूछते तो नया जानने की इच्छा जागृत नहीं होती विद्यार्थियों में। पूछा करो, कोई अगर आपके दिमाग में कोई डाउट चल रहा हो, कोई क्वेश्चन चल रहा हो, पूछना चाहिए नया सीखने के लिए, वरना फिर वहीं अटके रहते हैं जहाँ पर अपने पहले से बैठे हैं। कुछ बच्चों ने मेरे को कमेंट करके ये भी बताया कि आपके वीडियो से रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि आप डेली नया सीखते हैं, और मैं ये भी चाहता हूँ कि कुछ नया सिखाया जाए तो ही लर्निंग कह सकते हैं ना। लर्निंग मतलब सीखना, और सीखना तभी संभव है जब अब कुछ नया हो। पुराना तो पहले से आ रहा है तो उसको सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बिना कुछ देरी किए टॉपिक पे फिर बात कर रहा हूँ। नाइट्रोजन चक्कर यानी कि नाइट्रोजन साइकिल। और नाइट्रोजन चक्कर के मैंने आप लोगों को 4 स्टेप बताए थे, अगर आपको याद हो तो। नंबर 1 स्टेप मैंने बताया था नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसमें जो मेन कंटेंट है मैं उसी पर बात करूँगा आप लोगों से। नंबर 2 पे हम लोगों ने पढ़ा था अमोनीकरण। अमोनीकरण ये तो देखो अपने आप में लाइनें ही, इनमें ज़्यादा मैटर नहीं है ना। नंबर 3 पे हम लोग पढ़ा करते हैं नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण पर हम लोग बात करते हैं। और नंबर 4 पे हम लोगों को पढ़ना होता है विनाइट्रीकरण। इतना मैंने कल वाली क्लास में आप लोगों को करवा दिया था। अब हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर चर्चा, विस्तृत बात होगी। अब तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, सबसे पहले तो वो पॉइंट, फिर उसके बाद वाले आगे की जो नई बातें हैं वो अपने सीखेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण को हम लोग 2 प्रमुख भागों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एक तो अजैविक अबायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। नंबर 2 पे अपने पास आ जाता है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन स्थिरीकरण को हम लोग 2 भागों में डिवाइड किया करते हैं, अजैविक और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के 2 भाग हैं। एक तो है वायुमंडलीय तड़ित द्वारा, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। वायुमंडलीय तड़ित द्वारा यानी बिजली चमकती है तो भी नाइट्रोजन फिक्स होता है, और यह कुल नाइट्रोजन फिक्सेशन का 10% होता है, ठीक है ना। नंबर 2 पे हम लोग पढ़ा करते हैं औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब ये है कि जैसे हम लोग उर्वरक बना के नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उर्वरकों का निर्माण करके, उर्वरक माने फर्टिलाइज़र, लाइक यूरिया, जैसे अपने यूरिया बनाते हैं तो यूरिया हमारे लिए क्या है, फर्टिलाइज़र है, और हम लोग फैक्ट्रियों में यूरिया का निर्माण करके नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन को अपनाते हैं। नंबर 2 पे अपने पास आता है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण को हम लोग इस प्रकार से 4 पार्ट्स जो है इसके मैं आपको बना के बता रहा हूँ। वैसे तो इसके मूल रूप से तो 2 ही भाग होते हैं, है ना। पहले तो मैं थोड़ा सा और इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, फिर एक बड़ा अपने इसका रूप और बना देंगे। एक होता है असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, है ना, असहजीवी। एक होता है सहजीवी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें सूक्ष्म जीव सहजीवी रूप से नाइट्रोजन फिक्स करते हों। असहजीवी जिसमें सूक्ष्म जीव सहजीवी रूप में नाइट्रोजन फिक्स नहीं करते हों। तो 2 अलग अलग प्रकार की बातें इसमें लागू हो जाती हैं। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के 4 छोटे स्टेप बनाते हैं अपने, ठीक है। इसमें अपने पास एक आ जाता है एरोबिक बैक्टीरिया, वायवीय जीवाणु, ऐसे सूक्ष्म जीव जीवाणु जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो इनमें हम लोग पढ़ा करते हैं सबसे पहले एजेटोबैक्टर को। एजेटोबैक्टर को इसमें अपने पढ़ा करते हैं। नंबर 2 पे अपने पास आ जाता है अवायवीय जीवाणु। बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन अपने आप में। तो जो अवायवीय जीवाणु हैं उनके अंदर हम लोग पढ़ा करते हैं क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया। अब देखो इतना तो डीप कोई पूछेगा नहीं कि अवायवीय जीवाणु कौन सा है, ठीक है ना। हाँ, अगर लैब असिस्टेंट के आप विद्यार्थी हैं तो इम्पोर्टेंट बातें हैं। अगर बेसिक में है तो आपसे ये बातें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन ये ज़रूर पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन से जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो एजेटोबैक्टर भी हैं, क्लोस्ट्रीडियम भी हैं, कुछ और नीलहरित शैवाल भी होती हैं। रियल में देखें तो नीलहरित शैवाल भी अपने आप में जीवाणु ही होती हैं। और जो नीलहरित शैवाल यहाँ पर भाग लेती हैं उनके नाम है नोस्टॉक, और एक है एनाबीना। नोस्टॉक और एनाबीना, है ना।
नीलगिरी शैवाल भी अपने आप में शैवाल नहीं होती, यह भी अपने आप में जीवाणु ही होती है, ठीक है। इस पर कभी बाद में बात करूँगा। और एक होता है यीस्ट, ठीक है ना, यीस्ट जिसको अपने कहते हैं, यीस्ट भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिसको अपने यीस्ट या खमीर कह सकते हैं। और यीस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप में कवक हुआ करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है रीट में जो अभी एग्ज़ाम हुआ था 2021 है ना, 2-3 दिन पहले, तो उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यीस्ट या खमीर क्या है। तो यीस्ट या खमीर एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर फंजाई यानी कि एक कोशिकीय कवक हुआ करता है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। सहजीवी जीवाणु जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ राइजोबियम प्रजाति के जीवाणु, राइजोबियम प्रजाति के जीवाणु। तो राइजोबियम प्रजाति के जीवाणु जो हैं वो सहजीवी रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य किया करते हैं, ठीक है ना। तो ये अभी जो मैंने आपसे बात की कॉमन, उसमें अपने पास आ जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसके चरण, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं। तो वो वाली बात आ जाती है उसमें, पहले वायुमंडलीय तड़ित द्वारा और दूसरा उर्वरकों का निर्माण करके औद्योगिक रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन आ जाता है। और इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं जैविक रूप में असहजीवी और सहजीवी, ठीक है ना, बड़ा कॉमन है। इसके मैं सारे आप लोगों को बता दूंगा कि कौन सा खनिज है, कौन सा हार्मोन है, कौन सा एंजाइम है, कौन सा जीन है, ये फिक्स बातें हैं इसकी, वो मैं आप लोगों को एक ही चैप्टर में एक स्टेप बना के आप लोगों को करवा दूंगा। उससे पहले 2-4 बातें इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने वायुमंडलीय तड़ित द्वारा, यानी कि वायुमंडल में जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन फिक्स होता है, ठीक है ना। तो जब भी आसमान में बिजली चमके इसका मतलब नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है, ठीक है ना, नाइट्रोजन कंपाउंड्स बन रहे हैं। कैसे होता है देखो, वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, ठीक है ना, 78% है, बहुत कम क्रियाशील है। हाँ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर सकती है, लेकिन इसके लिए टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। टेम्परेचर जर्मिनेट कब होगा, जब बिजली चमकेगी, तड़ित चमकेगी, है ना। बिजली चमकती है, आपने नोटिस किया होगा वायुमंडल में, तो जब बिजली चमकती है तो टेम्परेचर बढ़ता है वायुमंडल का। टेम्परेचर बढ़ता है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। पहले तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाता है, अकेला बेसिक ऑक्साइड, लेकिन कुछ देर के बाद में जब इसको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलती है तो नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बना देता है। अब यहाँ पर आपको ये बातें याद रखनी होती है कि नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड एक प्रकार का अधातु ऑक्साइड है, और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय हुआ करती है। तो जो नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड है, यह जब वर्षा जल के साथ क्रिया करते हैं, क्योंकि बिजली तभी चमकती है जब बारिश हो रही हो, तो जब ये नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड वर्षा जल के साथ क्रिया करता है तो अम्ल बनाता है, और उस अम्ल का नाम होता है नाइट्रिक अम्ल, HNO3। जब यह नाइट्रिक अम्ल वर्षा जल के साथ धरातल पर गिरता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अम्ल वर्षा। इसको अपने क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा बोलते हैं। हमने इससे पहले बार बार ये बात पढ़ी है कि प्लांट नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में। अब आप खुद देख लीजिए, जो नाइट्रेट यहाँ पर प्राप्त हुआ, यह धरातल पर जब मिट्टी पर गिरता है तो मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, जैसे जिंक ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम होता है, तो ये सारे जब इनके साथ क्रिया करते हैं तो यहाँ पर नाइट्रेट के लवण बनते हैं, नाइट्रेट के लवण बनते हैं। और इन नाइट्रेट के लवणों को पादप क्या कर लेता है, अवशोषित कर लिया जाता है ना। तो पादप द्वारा इसको क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो पेड़ पौधों को नाइट्रोजन मिल गया। कैसे मिला, अजैविक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण हुआ, जब बिजली चमकी तब मिला। बिजली चमकेगी तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड बनेंगे। पहले मोनोऑक्साइड बनता है, बाद में डाइऑक्साइड बन जाता है, जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को प्राप्त हो जाती है। इस कंडीशन में ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, और वह टेम्परेचर जर्मिनेट करने का काम होता है बिजली चमकने से। अब ये वर्षा जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जो अम्ल वर्षा होती है। ये नाइट्रिक अम्ल मृदा के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो मृदा में बहुत सारी धातुएं इनके साथ अभिक्रिया करती हैं और नाइट्रेट का लवण बनाती है, जो पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं, और इस प्रकार से पादपों में वृद्धि देखी जाती है। यही कारण है कि वर्षा होने के कुछ समय पश्चात आप देखते हैं कि प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और प्लांट में नई नई पत्तियाँ आ जाती है, नई नई ग्रोथ देखी जाती है। तो यही उसका मूल कारण होता है। अब देखिए, ये अम्ल वर्षा जो है फायदेमंद है, नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि इस अम्ल वर्षा से नाइट्रोजन फिक्स हुआ है, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई है। तो एक लाइन तो अपने को बेसिकली ये याद रखनी है, और इसमें क्वेश्चन जो है ये वाले इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हाँ, अगर आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि फिर सर अम्ल वर्षा क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार जो प्रमुख वायु प्रदूषक है वो है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये 70% रिस्पॉन्सिबल अम्ल वर्षा के लिए, और ये 30% रिस्पॉन्सिबल अम्ल वर्षा के लिए। जब अम्ल वर्षा इन हानिकारक वायु प्रदूषकों के कारण होती है तो ऐसी अम्ल वर्षा रियल में हानिकारक होती है। और ये वाला जो क्वेश्चन है RAS
प्री एग्ज़ाम में आ चुका है 2016 में और 2018 में। 2 बार इस क्वेश्चन को पूछ लिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक बात है, ठीक है ना। तो एक तो कॉन्सेप्ट आपने इस प्रकार से कवर करना है और इसके बाद में कि बिजली चमकने से नाइट्रोजन फिक्स हुआ, और नंबर 2 पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए अब हमें ज़रूरत पड़ती है उर्वरकों की, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल हम लोग खेतों में जो है यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं। तो नंबर 2 पे हम लोग औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात कर रहे हैं, और औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग उर्वरकों का निर्माण करते हैं। तो मैं इसमें एग्जाम्पल ही आपके लिए ले रहा हूँ यूरिया, ठीक है ना। यूरिया, ये उद्योग धंधों में यूरिया बनती है। तो यूरिया जो होती है उसको वास्तव में यूरिया न कह के हमें बोलना चाहिए कार्बामाइड। क्या बोलना चाहिए? कार्बामाइड। अब देखो कार्बामाइड बोलना चाहिए। कार्बामाइड का फॉर्मूला क्या है, क्यों मैंने इसको कार्बामाइड बोला, उस पर बात करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। अब इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और एक नया रूप भी दे सकते हैं कि CO कॉमन ले लीजिए ऐसे, और NH2 को लिख दीजिए ऐसे, और NH2 एक ये है, तो ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दो? 2 लगा दो। तो ये क्या है? ये कार्बामाइड होता है। अब बात ये बनेगी कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में है? NH2 को अपने बोलते हैं एमीन, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए हम इसको बोलते हैं एमाइड। ये बातें केमिस्ट्री में क्लियर होती है कि एमाइड क्यों बोला वगैरह वगैरह, लेकिन आप सिर्फ इतना याद रखें, यूरिया को बोलते हैं कार्बामाइड, फॉर्मूला होता है NH2CONH2 या CONH2 के होल ट्वाइस। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होती है? एमाइड के रूप में। और कितने प्रतिशत होती है? तो आप याद रखें 46% यूरिया में नाइट्रोजन हुआ करती है, ठीक है। तो ये आ गया आपका अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्लियर होगी बात? तो अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के 2 स्टेप थे, बिजली चमकने से और उर्वरकों का निर्माण करने से। दोनों बातें मैंने आप लोगों को बेसिक लेवल में बता दी, और अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बेसिक एक्सप्लेनेशन पर। तो ध्यान रखें, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मैं दूसरा स्टेप जो आपको बता रहा हूँ वो है जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है ना। और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो अभी हमने बात कर रखी थी थोड़ी देर पहले सूक्ष्म जीवों की, तो मैं इसमें कुछ प्रमुख जो बिंदु है वो बना रहा हूँ, जिनसे आप डायरेक्ट ही बात को सीख जाएं बिना किसी प्रकार की एक्स्ट्रा मेहनत किए, कि जो सूक्ष्म जीव नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उनको कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता हुआ करती है। जैसे एजोटोबैक्टर जीवाणु था, क्लोस्ट्रिडियम जीवाणु था, नोस्टोक एनाबिना सेवाल थी, राइजोबियम प्रजाति के जीवाणु हैं। ये आपस में मिलकर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते कैसे हैं? इनको कौन से एंजाइम चाहिए, कौन सी इनमें जीन होती है, कौन से हार्मोन की आवश्यकता है ना। तो इन बिंदुओं पर मैं बात कर रहा हूँ। तो अब इसमें सबसे पहला पॉइंट गौर से सुनेंगे कि इनको सबसे पहले कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है। एंजाइम, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए इनको जो एंजाइम चाहिए वो चाहिए नाइट्रोजिनेज। अब याद रखना, एंजाइम का नाम काम के पीछे एज लगाकर कर दिया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है तो नाइट्रोजन। एंजाइम का रूल है कि जब उसका नाम लिखते हो तो पीछे एज लगाते हो। तो किसका स्थिरीकरण हो रहा है? नाइट्रोजन का। पीछे लगा दो एज, नाम क्या पड़ गया? नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज कॉमन बात है। ऐसी कौन सी जीन है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है? तो 3 जीन फेमस है, जिनमें से एक जीन है निफ जीन, एक जीन है नोड जीन, एक जीन है फिंक्स जीन। इन सब में सबसे फेमस है निफ जीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, निफ जीन का संबंध किससे है? देखो, निफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, अगर आप वैसे ही बात करेंगे ना तो निफ ऐसे समझ लो नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिंपल बात, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली जीन निफ जीन। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? तो प्लांट में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, उनमें से एक हार्मोन है ऑक्सीन। ऑक्सीन का भी अगर पर्टिकुलर बात करें तो IAA इंडोल एसिटिक एसिड, ये थोड़ा सा और लेवल बढ़ गया, वरना बेसिक आप सुनेंगे तो ऑक्सीन। वो कौन सा हार्मोन है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? ऑक्सीन। जीन कौन सी है? निफ। वैसे नोड और फिंक्स जीन भी अपने लागू कर सकते हैं। एंजाइम कौन सा है? नाइट्रोजिनेज। ऐसा कौन सा खनिज है जो सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम ऐसा खनिज है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेने वाले सूक्ष्म जीवों को एक्टिव कर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोलिब्डेनम, है ना। इस बात को भी आप ऐसे याद रखेंगे।
इसी प्रकार से मैं एक फैक्ट आपको और बता रहा हूँ कि वो कौन सी प्रोटीन है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेती हैं। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे लैग हीमोग्लोबिन। लैग हीमोग्लोबिन ये वो प्रोटीन है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान प्रमुख भूमिका निभाती है ना। तो प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, जीन, एंजाइम सब बातें एक साथ आती हैं, ठीक है ना। तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे बिंदु, और मुझे लगता है कि सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, है ना। रासायनिक पदार्थ भी होते हैं, है ना, लैक्टिन और भी बहुत हैं। तो जो प्रमुख है जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, मैंने उन पर ज़्यादा फोकस किया है। तो इन सब बातों को आप याद रखें। अब कुछ और बातें हैं, जैसे एक फर्न होता है जिसका नाम होता है एजोला। एजोला एक फर्न है, एक जलीय फर्न है, और इसके साथ नोस्टोक एनाबिना नाम की जो नीलहरित शैवाल है, नोस्टोक एनाबिना नाम की जो नीलहरित शैवाल है, ये दोनों आपस में मिलकर सहजीवी रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। किस रूप में? सहजीवी रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो एक बात ये भी आप याद रखेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेने वाली नोस्टोक एनाबिना जो नीलहरित शैवालें हैं, जिनको बैक्टीरिया बोलते हैं, ये एजोला की पत्तियों में सहजीवी जीवन जीती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन को मतलब कंप्लीट करती हैं। ये एक प्रकार का जलीय फर्न है, और ये धान में 50% उत्पादन क्षमता को बढ़ा देता है। धान में 50% तक उत्पादन क्षमता को बढ़ा देता है, यानी चावलों में ये मोस्टली देखा जाता है। जब अपने चावल को प्राप्त कर लेते हैं तो इसको काटकर सुखाकर पशुओं के पौष्टिक चारे के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पौष्टिक चारा भी है एजोला, और इस क्वेश्चन को पूछा गया था 2016 के RAS के प्री एग्ज़ाम में। देखो इसको कंपटीशन बोलते हैं, देखो है ना, जगह जगह से क्वेश्चन अपने निकाल सकते हैं। तो एजोला धान में उगता है, सबसे पहली बात। धान में उत्पादन क्षमता 50% बढ़ा देता है, दूसरी बात। एजोला एक प्रकार का फर्न है, तीसरी बात। एजोला की पत्तियों में नोस्टोक एनाबिना सहजीवी रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं, चौथी बात, है ना। अब लास्ट देखो, जब अपने धान प्राप्त कर लेते हैं तो एजोला को काट दिया जाता है, सुखा दिया जाता है, और पौष्टिक चारे के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन RAS में पूछ लिया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था जिसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की। और जितने भी दलहनी पादप हैं, जितने भी दलहनी पादप हैं, लेग्यूम प्लांट्स हैं, जिनको अपने लेग्यूम प्लांट्स बोल देते हैं, मतलब जितनी भी दालें हैं, इन सभी लेग्यूम प्लांट्स में, दलहनी पादपों में जो इनकी जड़ें हैं, इनमें सहजीवी रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले कुछ जीवाणु होते हैं, जिनको अपने बोला करते हैं राइजोबियम जीवाणु। देखो है ना, इनको अपने क्या बोलते हैं? राइजोबियम प्रजाति के जीवाणु। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, राइजोबियम मेलिलोटाई, एजोराइजोबियम, ब्रेंडी राइजोबियम, है ना, ऐसे बात है। और दलहनी पादपों की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों में गुलिकाएँ बनाते हैं। देखो गुलिकाएँ बनाते हैं ना, नोड्यूल्स बनाते हैं, नोड्यूल्स। तो ये भी बात अपने को याद रखनी है, नोड्यूल बना के उनके अंदर ये भाग लेते हैं। और नोड्यूल बनाने वाला जो कार्य करता है वो करता है नोड्यूलिन, नोड्यूलिन, है ना। और यहाँ देखो नोड्यूल बनाती है, और रासायनिक पदार्थ होता है नोड्यूलिन, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेता है, ठीक है। तो ये बड़ा कॉमन है इतना, जो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सूक्ष्म जीवों से संबंधित बात जो है, फिक्स जो पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने याद रखने, न पूरी जो व्यथा है वो करनी है। ये मीडियम सिस्टम है पूरा, है ना। अब कईयों ने तो हो सकता है ये भी नहीं सुना, क्योंकि यूट्यूब वाले जब ये बता देंगे तो उनकी ऑफलाइन क्लास में कौन आएगा, उनको इस बात का भी डर है। तो और कईयों को डर है और कईयों के पास है ही नहीं, तो बताएगा कहाँ से। पर एग्ज़ाम में आजकल के क्वेश्चन जो है ना, यहाँ से उठ जाते हैं, अगर ढंग के पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। तो कोशिश ये रखा करो कि कुछ नया सीखा जाए, कहीं से कुछ नई बात अपने को प्राप्त हो सके। हालांकि हमारे लिए तो ये भी एकदम मीडियम है, बहुत बड़ा लेवल ये भी नहीं है, फिर भी कोशिश ये रहे बढ़िया पढ़ो, बढ़िया सीखो, है ना। ढंग से अगर आपने थोड़े से पॉइंट्स कवर कर लिए तो ईश्वर ने चाहा तो निकट भविष्य में निश्चित रूप से हम लोग जो है सफलता को प्राप्त करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो पहला जो स्टेप था नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वो मैंने आपको अभी कवर करवा दिया। अब जो बाकी स्टेप है इनको मात्र ही 5 मिनट में अपने कर लें, क्योंकि वो बहुत बड़ी लेवल में नहीं आते, ठीक है ना। तो जैसे मैं बात करता हूँ अमोनीकरण। अब इसमें क्या है, सिंपल बात आती है। अमोनीकरण में होता है अमोनिया का निर्माण, अमोनीकरण में होता है अमोनिया का निर्माण, बस इतना ही पढ़ो। वैसे इसके भी 2 स्टेप हैं, प्रोटीन अपघटन, विअमोनीकरण। अपने को नहीं पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बनते वहाँ से ना, इतना है नहीं वहाँ से कोई लेवल बनने का।
हाँ, इसमें जीवाणु भाग लेते हैं, वो हैं क्लोस्ट्रिडियम सूडोमोनास और बैसिलस रेमोसस प्रजाति के जीवाणु। नो टेंशन, लिव विद फ्री माइंड। ये भी प्रश्न नहीं आता, याद रखना है अमोनीकरण में अमोनिया का निर्माण होता है और इससे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रखा था। ये स्टेप नंबर 2 है, ठीक है ना। नंबर 3, अब यहाँ याद रखना है आपने नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, ये बात आपने याद रखनी है। और नाइट्रीकरण में क्या होता है, जो आपने इससे पहले अमोनिया तैयार की है NH3, इस अमोनिया को आप नाइट्राइड में और नाइट्राइड को आप नाइट्रेट में बदल देते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रीकरण। मैंने आपको बताया भी था, ये क्वेश्चन LDC के 2018 के एग्जाम में बन चुका है, देखो। और मैं कहता हूँ दावे के साथ, ये क्वेश्चन किसी ने नहीं करवाया, करवाते ही नहीं कोई। नाइट्रोजन चक्कर में वो चक्कर सा बना के फेंक देते हैं बाहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नाइट्रीकरण में जो अमोनिया था, इसको पहले नाइट्राइड में बदला, फिर नाइट्रेट में बदला। इसमें नाइट्रोसोमोनास जीवाणु भाग लेता है, यहाँ पर नाइट्रोबैक्टर जीवाणु भाग लेता है। हाँ, यहाँ पर जब केमिकली रिएक्शन अपने तय करते हैं तो ये HNO2 हाइड्रोजन नाइट्राइड यानी कि नाइट्रस अम्ल बनता है और यहाँ पर HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट यानी कि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। इतना भी कोई पूछता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में बनाने का प्रयास किया है, ठीक है ना। यहाँ पर जो जीवाणु भाग लेते हैं वो होते हैं नाइट्रोसोमोनास। अब इतना भी कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी लिख दो, और एक नाइट्रोबैक्टर। लेकिन हाँ, आप इसमें इतना ज़रूर याद रखो कि नाइट्रीकरण में अमोनिया से नाइट्राइड और नाइट्रेट बनती है, और यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ती जा रही है तो ये एक ऑक्सीकरण स्टेप है, नाइट्रीकरण है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। नंबर 4 जो लास्ट वाला इसका पार्ट है उसको आप याद रखें, और वो है विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण में क्या होता है, जो आपने नाइट्रेट प्राप्त किया था, अब देखो पेड़ पौधों को नाइट्रेट मिल गया, क्योंकि पादप तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। जब उस प्लांट की मृत्यु हो जाएगी, जब वो प्लांट सड़ जाएगा, गल जाएगा, तो उस प्लांट में जो नाइट्रेट इकट्ठा हो रखा था वो वापस वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से जब नाइट्रोजन वापस वायुमंडल में मुक्त हो जाएगा, वायुमंडल में विस्तृत हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, एक चक्कर पूरा हो गया, है ना, एक साइकिल कंप्लीट हो गया यहाँ पर। तो इसीलिए तो इसका नाम क्या रखा गया है, नाइट्रोजन चक्कर। क्लियर हो गया। और यहाँ जो जीवाणु भाग लेता है उसका नाम होता है बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। तो यहाँ बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस नामक जीवाणु भाग लेता है, और नाइट्रोजन जो है वो फिक्स होकर वापस वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। इस पूरी चरणबद्ध प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्कर कहते हैं। नाइट्रोजन चक्कर का पहला स्टेप जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था, वो मैंने कहा था नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बाद में अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और लास्ट में था विनाइट्रीकरण, ठीक है ना। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन चक्कर के चारों स्टेप मैंने आपको करवा दिए हैं, और इकोलॉजी का जैव रासायनिक चक्रों के साथ जो अभी तक का भाग है वो मैंने आपको पूरा करके समझा दिया, और इतना मैटर हमने पूरा कर दिया है। मेरे हिसाब से इकोलॉजी का जो मीडियम सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अगर बेसिक एग्जाम कोई देते हैं तो आपको इकोलॉजी में निराशा हाथ नहीं लगेगी। अब हम ये टॉपिक पूरा कर चुके हैं, तो मैं आपको अपने एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर 2 टॉपिक आपको पूरे करवा चुका हूँ, फूड न्यूट्रिशन और इकोलॉजी। ठीक, अब आप कमेंट करके मुझे बताएं कि अगला टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, या आपको अभी तक के वीडियो में क्या अच्छा लगा, है ना, किस प्रकार के आप लोगों ने अनुभव महसूस किया, ये मुझे ज़रूर आप बताएं। और साथ ही साथ इस बात की जानकारी आप मुझे और दीजिए कि क्या आप और नया करना चाहते हैं, है ना। कुछ विद्यार्थी, जैसे आज मैंने देखा था एक वीडियो पे डिसलाइक भी मिला है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि कुछ क्रांतिकारी तो मिले मुझे ज़रूर कि जिन्होंने डिसलाइक किया। करते रहिए और कमियां बताते रहिए ताकि हम लोग सुधार करते रहें। आप लोगों के हर प्रकार की कठिनाई में मैं आपका हेल्प करता रहूं। आपके उज्जवल भविष्य के अंदर मैं आपका और सहयोग कर सकूं और नई वीडियो बनाकर आप लोगों तक प्रेजेंट कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद।